नमस्कार। आज की परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है मल्टीमीडिया साउंड और वीडियो एडिटिंग का परिचय। इस परिचर्चा में हम मल्टीमीडिया साउंड और वीडियो एडिटिंग के विभिन्न अवयव के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे विषय विशेषज्ञ हैं अतुल सिन्हा, जो पिछले 15 वर्षों से ग्राफिक्स और एनिमेशन प्रोफेशनल हैं और वर्तमान में अनवर जमाल के दुबई मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। और मैं हूँ साक्षी मांडवाल। आज के व्याख्यान में हम जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे हैं मल्टीमीडिया का परिचय और परिभाषा, मल्टीमीडिया के तत्व, ध्वनि और वीडियो संपादन का परिचय, लोकप्रिय वीडियो और ध्वनि संपादन अनुप्रयोग। मल्टीमीडिया का परिचय और परिभाषा। मल्टीमीडिया ऐसी तकनीक है जो टेक्स्ट, ऑडियो, चित्र, एनिमेशन, वीडियो और इंटरैक्टिव कंटेंट जैसे विभिन्न तकनीक फॉर्मों के संयोजन का उपयोग करती है। मल्टीमीडिया मीडिया से अलग है जो केवल मूलभूत सूचनाएं प्रदर्शित करता है, जैसे टेक्स्ट या मुद्रित या हाथ से निर्मित सामग्री के पारंपरिक रूप है। मल्टीमीडिया को कंप्यूटरीकृत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के रूप में सूचना सामग्री प्रोसेसिंग डिवाइसों द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जाता है या उनका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह एक लाइव प्रदर्शन का हिस्सा भी हो सकता है। मल्टीमीडिया उपकरण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उपकरण हैं जो मल्टीमीडिया कंटेंट को स्टोर और अनुभव करता है। मल्टीमीडिया को ललित कला में मिश्रित मीडिया से अलग किया जाता है। ये उदाहरण के लिए ऑडियो को शामिल करके शब्द रिच मीडिया इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया का पर्याय बन गया है। शब्द मल्टीमीडिया गायक और कलाकार बॉब गोल्डस्टीन ने अपने लाइट वॉकर्स साउथहैम्पटन, लॉन्ग आइलैंड में जुलाई 1966 के उद्घाटन के लिए प्रोत्साहित किया था। 1970 के दशक में इस शब्द का प्रयोग ऑडियो प्रस्तुतिकरण के समय बहु प्रोजेक्टर स्लाइड शो से मिलकर प्रस्तुतियों का वर्णन करने के लिए किया गया था। 1990 के दशक में मल्टीमीडिया ने अपने वर्तमान अर्थ को अपनाया। मल्टीमीडिया में टेक्स्ट, ऑडियो, चित्र, एनिमेशन, वीडियो और इंटरैक्टिविटी कंटेंट फॉर्म के संयोजन शामिल हैं। सामान्य उपयोग में मल्टीमीडिया शब्द मीडिया के एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से वितरित संयोजन को संदर्भित करता है, जिसमें वीडियो अभी भी चित्र, ऑडियो, टेक्स्ट इस तरह से होता है कि इंटरैक्टिव रूप से उपयोग किया जा सकता है। इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया, जब उपयोगकर्ता को तत्वों को नियंत्रित करने का विकल्प दिया जाता है, हाइपरटेक्स्ट ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, लिंक किए गए तत्व और एक पूर्ण गैर रेखीय नॉन लीनियर कंप्यूटर आधारित अनुभव के संयोजन से होता है। लीनियर और नॉन लीनियर मल्टीमीडिया परियोजना। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को नॉन लीनियर के रूप में पहचाना जाता है। मल्टीमीडिया इंटरैक्टिव होता है। मल्टीमीडिया की उन सामग्री पर उपयोगकर्ता का नियंत्रण है जो उन्हें दिखाया जा रहा है। मल्टीमीडिया उपयोगकर्ता को नेविगेशन नियंत्रण दिया जाता है। मल्टीमीडिया के उदाहरण हैं खेल, इंटरैक्टिव सीडी और इंटरैक्टिव वेब साइट। मल्टीमीडिया बनाने के लिए विभिन्न उपकरणों को नियोजित करना पड़ता है, जिसे मल्टीमीडिया तत्वों के रूप में भी जाना जाता है। यह टेक्स्ट, ऑडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स और वीडियो का एक पैकेज में विलय करता है। उदाहरण के लिए व्यापार, शिक्षा, मनोरंजन, गृह और सार्वजनिक स्थानों पर कई क्षेत्रों में मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाता है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (आईसीटी) में मल्टीमीडिया की वर्तमान परिभाषा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मल्टीमीडिया का मतलब विभिन्न मीडिया के इस्तेमाल से ज़्यादा है।
एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता कौशल के विकास के लिए जानकारी ढूंढने या गेम खेलना जैसे कार्यों को पूरा करने के लिए कंप्यूटर के साथ संपर्क करता है। इस प्रकार मल्टीमीडिया ने हमारे जीवन को उन्नत प्रौद्योगिकी के रूप में बदल दिया है। अब मल्टीमीडिया के विभिन्न तत्व पर चर्चा करते हैं जो मल्टीमीडिया को एक साथ मिलाते हैं। एक पूर्ण मल्टीमीडिया सिस्टम में 5 मुख्य तत्व हैं। टेक्स्ट। टेक्स्ट से किसी भी वस्तु को पढ़ा जा सकता है। हो सकता है कि यह वस्तु साहित्य का एक काम है, सड़क चिन्ह, शहर के ब्लॉक पर इमारतों की व्यवस्था या कपड़ों की शैली। यह एक सुसंगत संकेत है जो किसी प्रकार के सूचनात्मक संदेश प्रसारित करता है। टेक्स्ट मल्टीमीडिया का बुनियादी तत्व है। इसमें टेक्स्ट प्रकार, आकार, रंग और बैकग्राउंड का रंग शामिल है। एक मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में अन्य मीडिया या स्क्रीन को टेक्स्ट के उपयोग के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। इसे हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। एक प्रभावी मल्टीमीडिया कार्यक्रम बनाने के लिए 3 चीज़ें होती हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। ये हैं स्क्रीन पर टेक्स्ट की स्थिति, संदेश की लंबाई और टेक्स्ट की स्पष्टता। ग्राफिक्स। ग्राफिक एक वस्तु का चित्र या दृश्य है, इसलिए कंप्यूटर ग्राफिक्स केवल एक कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित छवियां नहीं है। ग्राफिक्स को अक्सर टेक्स्ट माना जाता है जिसमें चित्रों की बजाय वर्णों जैसे संख्याएं और अक्षरों को शामिल किया जाता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स या तो 2D या 3D हो सकते हैं। प्रारंभिक कंप्यूटर केवल 2D मोनोक्रोम ग्राफिक्स का समर्थन करते थे, जिसका अर्थ है कि वे काले और सफ़ेद या मॉनिटर के आधार पर काले और हरे रंग के होते थे। अंततः कंप्यूटर रंग छवियों का समर्थन करना शुरू कर दिया था, जबकि पहले मशीनें केवल 16 या 256 रंगों का समर्थन करती हैं। तो अधिकांश कंप्यूटर अब लाखों रंगों में ग्राफिक्स प्रदर्शित कर सकते हैं। 2D ग्राफिक्स। 2D ग्राफिक्स में वेक्टर और रास्टर ग्राफिक्स सबसे आम है और डिजिटल फोटो, वेब ग्राफिक्स, आइकन और अन्य प्रकार की छवियों के लिए उपयोग किया जाता है। वे पिक्सल के एक साधारण ग्रिड से बने होते हैं जो प्रत्येक अलग रंग का हो सकता है। वेक्टर ग्राफिक्स दूसरी तरफ लेयर से बने होते हैं जो रेखाएं, आकार, पत्र या अन्य स्केलेबल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। वे अक्सर लोगो, लक्षण और अन्य प्रकार के चित्र बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। रास्टर ग्राफिक्स के विपरीत वेक्टर ग्राफिक्स गुणवत्ता को खोए बिना एक बड़े आकार में बढ़ाया जा सकता है। 3D ग्राफिक्स। 3D ग्राफिक्स 1990 के दशक में CD और 3D एनिमेशन प्रोग्राम जैसे 3D रेंडरिंग सॉफ्टवेयर के साथ लोकप्रिय हो गए। वर्ष 2000 तक कई वीडियो गेम ने 3D ग्राफिक्स को शामिल करना शुरू कर दिया था, क्योंकि कंप्यूटरों ने उन्हें समर्थन देने के लिए पर्याप्त प्रसंस्करण शक्ति दी थी। अब अधिकांश कंप्यूटर 3D वीडियो कार्ड के साथ आते हैं जो सभी 3D प्रसंस्करण का संचालन करते हैं। यह भी उन्नत होम सिस्टम, उन्नत 3D गेम और अनुप्रयोगों का समर्थन करने की अनुमति देता है। ग्राफिक्स। ग्राफिक्स मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को आकर्षक बनाता है। वे तस्वीरों के माध्यम से विचारों को स्पष्ट करने में मदद करता है। इसमें 2 प्रकार के ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है: बिटमैप्स, पेंट ग्राफिक्स और वेक्टर ड्रॉ ग्राफिक्स। बिटमैप छवियां ऐसी छवियां हैं जिन्हें कैमरे या स्कैनर जैसे उपकरणों से कैप्चर किया जा सकता है। वेक्टर ग्राफिक्स को कंप्यूटर पर खींचा जाता है और केवल मेमोरी की एक छोटी मात्रा की आवश्यकता होती है। ऑडियो। ध्वनि को जब रिकॉर्ड किया जाता है, प्रेषित किया जाता है या पुनरुत्पादित किया जाता है तो ऑडियो कहलाता है। ध्वनि को एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ADC नामक एक माइक्रोचिप का उपयोग करते हुए स्वाभाविक रूप से एनालॉग सिग्नल का एक अनुक्रम है जो ऑडियो कार्ड द्वारा डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित हो जाता है। जब ध्वनि को बजाया जाता है तो डिजिटल सिग्नल उन वक्ताओं को भेजे जाते हैं जहां वे एनालॉग संकेतों में परिवर्तित हो जाते हैं जो विभिन्न ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ऑडियो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में भाषण, संगीत और ध्वनि प्रभावों के उपयोग की आवश्यकता हो सकती है। इन्हें ऑडियो या ध्वनि तत्व कहा जाता है। 2 बुनियादी प्रकार के ऑडियो या ध्वनि हैं: एनालॉग और डिजिटल ऑडियो। एनालॉग ऑडियो मूल ध्वनि संकेत को संदर्भित करता है। डिजिटल ऑडियो वास्तविक ध्वनि के डिजिटल नमूने को संदर्भित करता है। मल्टीमीडिया में प्रयुक्त ध्वनि डिजिटल ऑडियो है। वीडियो। वीडियो चलचित्रों की रिकॉर्डिंग, प्रस्तुतिकरण या प्रसारण है।
दृश्य मल्टीमीडिया स्रोत जो चलचित्र बनाने के लिए छवियों के क्रम को जोड़ती है। वीडियो एक स्क्रीन पर एक संकेत प्रेषित करता है और उस क्रम को संसाधित करता है जिसमें स्क्रीन कैप्चर किया जाना चाहिए। वीडियो में आमतौर पर ऑडियो घटक होते हैं जो स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले चित्रों के साथ मेल खाते हैं। मल्टीमीडिया कार्यक्रम में एक शक्तिशाली प्रभाव प्रदान करता है। मल्टीमीडिया अनुप्रयोगों में इन कारणों से डिजिटल वीडियो लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। मल्टीमीडिया में वीडियो क्लिप आसानी से संपादित किया जा सकता है। मल्टीमीडिया में वीडियो फाइलों को एक कंप्यूटर नेटवर्क के भीतर स्थानांतरित किया जा सकता है। मल्टीमीडिया में वीडियो के किसी भी हिस्से का रैखिक संपादन किया जा सकता है। हालांकि ये डिजिटल वीडियो फाइल बड़े आकार की होती है, इन फाइलों को स्थानांतरित करने में एक लंबा समय लग सकता है, खासकर जब इंटरनेट का उपयोग करते हैं। एनिमेशन किसी भी वस्तु को लगातार चित्रों या लेयर्स की फोटोग्राफी की तकनीक है। जब फिल्म को एक रूप में दिखाया जाता है, यह गति के भ्रम और छवियों के अनुक्रम के तीव्र प्रदर्शन के माध्यम से परिवर्तन का भ्रम बनाने की एक प्रक्रिया है जो कम से कम एक दूसरे से भिन्न होती है। मल्टीमीडिया में डिजिटल एनिमेशन का उपयोग किया जाता है। डिजिटल एनिमेशन को दो व्यापक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है: 2D और 3D एनिमेशन। वर्णित 5 तत्वों में से प्रत्येक में विभिन्न मानक फाइल स्वरूप हैं। फाइल प्रारूप कंप्यूटर में सूचना को संग्रहित करने का एक विशिष्ट तरीका है। स्वरूप आपको अपने मल्टीमीडिया कार्यक्रम के विकास के दौरान उपयोग करने के लिए टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन के प्रकार के निर्णय लेने की अनुमति देता है। मल्टीमीडिया की इंटरैक्टिविटी। यदि आप पहली मल्टीमीडिया एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं तो आप फिल्म के प्रवाह को नियंत्रित किए बिना सामग्री को आगे करते हैं। आप एकमात्र नियंत्रण प्ले और स्टॉप बटन दबाकर कर सकते हैं। इस इंटरैक्शन को रैखिक या लीनियर इंटरैक्टिव कहा जाता है। दूसरी ओर दूसरा मल्टीमीडिया एप्लीकेशन आपको यह फैसला करने की अनुमति देता है कि आप किस भाग को दिखाना चाहते हैं या आप सामग्री के बारे में कितना जानना चाहते हैं। ये इंटरैक्शन गैर रैखिक या नॉन लीनियर इंटरैक्टिव का नाम है। मल्टीमीडिया कार्यक्रम बनाने के लिए हमें विशेष संपादन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है। मल्टीमीडिया के 6 बुनियादी तत्वों के लिए डेटा इकट्ठा करना: हार्डवेयर, टेक्स्ट, एनिमेशन, ग्राफिक्स, वीडियो और ऑडियो का उपयोग करना। हार्डवेयर स्कैनर्स का वर्णन पारंपरिक चित्रों, ग्रंथों, चित्रों और फोटो को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, जिसे कंप्यूटर द्वारा देखा जा सकता है। वीडियो कैप्चर डिवाइस एनालॉग वीडियो को डिजिटल वीडियो में परिवर्तित करने में सहायता करते हैं। तार वीडियो को वीडियो कैमरा से कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने में मदद करता है। मल्टीमीडिया अनुप्रयोगों को 3 अवधारणाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है: समय सीमा, चिन्ह और कार्ड। उपयोगकर्ता या यूजर इंटरफेस। प्रिंसिपल्स यूजर इंटरफेस एक प्रोग्राम है जो सिस्टम के साथ इंटरैक्शन करने के लिए इंटरफेस या माध्यम प्रदान करता है। यूजर इंटरफेस के 8 मुख्य सिद्धांत हैं: सतत, स्पष्टता, प्रसंग, प्रदर्शन, खोज, लर्न एबिलिटी, लचीलापन और निजीकरण। सतत का मतलब इंटरफेस डिजाइन से है और यह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में सभी स्क्रीन पर लागू होता है। एक ही शब्द या कमांड पूरे उपयोगकर्ता इंटरफेस में एक ही कार्य करते हैं। स्पष्टता का अर्थ है सिस्टम को समझने में आसान बनाने के लिए सभी चिन्हों पर लेबल की स्पष्टता। उपयोगकर्ताओं को जानकारी इंगित करने के लिए प्रासंगिक आइकन या ग्राफिक्स का उपयोग करना चाहिए। प्रतीक, शब्द या आदेश स्पष्ट रूप से लेबल किए जाने चाहिए ताकि उपयोगकर्ता उन्हें आसानी से समझ सके। प्रसंग का मतलब है कि सबक के प्रत्येक भाग को एक विशेष शीर्षक के लिए प्रासंगिक होना चाहिए। विचारों को शीर्षक से संबंधित होना चाहिए। उपयोगकर्ता को इंटरफेस संरचित होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि सबक फ्लो चार्ट के बारे में है तो परिचय, सामग्री, गतिविधि, मूल्यांकन, सारांश और विस्तार सहित सभी अनुभागों को फ्लो चार्ट से संबंधित होना चाहिए। प्रदर्शन का मतलब है कि उपयोगकर्ता सिस्टम में मेनू या अन्य स्क्रीन के चारों ओर घूम सकते हैं।
खोज का मतलब है कि सिस्टम उपयोगकर्ताओं को शब्दों या शब्दावली खोज करने में सक्षम बनाता है। उपयोगकर्ता इंटरफेस में खोज फंक्शन होना चाहिए। उपयोगकर्ताओं को समूह या सॉर्टिंग द्वारा क्वेरी करने के लिए कई तरीके प्रदान करना चाहिए। सही पृष्ठ में एक शब्द पाने के लिए सिस्टम को उपयोगकर्ताओं को एक पूर्वावलोकन प्रदान करना चाहिए। लर्न एबिलिटी का अर्थ है सिस्टम प्रणाली को समझने में आसान बनाने के लिए समर्थन, जानकारी और सहायता फाइलों को प्रदान करता है। सहायता की जानकारी महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उपयोगकर्ता को सिस्टम का उपयोग करने में मदद करता है। दोनों अनुभवी और अनुभवहीन उपयोगकर्ताओं के लिए बातचीत को गति देने के लिए सहायता फंक्शन उपलब्ध होना चाहिए। लचीलापन का अर्थ है किसी उपयोगकर्ता को किसी भी सीमा के बिना सभी वर्गों में नेविगेट करने का अधिकार है। उदाहरण के लिए उपयोगकर्ता को किसी भी टेक्स्ट अनुभाग और प्रोग्राम के पृष्ठ तक पहुंचने की अनुमति है। निजीकरण का मतलब है कि उपयोगकर्ता अपनी इच्छा अनुसार जो सीखना चाहता है उसे सीख सकता है। ध्वनि और वीडियो संपादन का परिचय। संपादन फिल्म, निर्माण या वीडियो की रचनात्मक पोस्ट प्रोडक्शन प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे संपादक रॉ फुटेज के साथ काम करता है, शॉट्स का चयन करने और एक समाप्ति मोशन पिक्चर बनाने के लिए उन्हें संयोजनों के साथ संयोजन करता है। संपादक को रचनात्मक रूप से छवियों, कहानी, संवाद, संगीत, परतों के साथ रचनात्मक रूप से काम करना चाहिए। साथ ही कलाकारों के प्रदर्शन को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने और एक संयोजन को तैयार करने के लिए फिल्म को फिर से लिखना चाहिए। एडिसन, जिनकी कंपनी ने एक गति कैमरा और प्रोजेक्टर का आविष्कार किया, की प्रारंभिक फिल्म और अन्य लघु फिल्म थी जो एक लंबी स्थिर लॉकडाउन शॉट थी। शॉट में मोशन ऑडियंस को मनोरंजन करने के लिए आवश्यक था, इसलिए पहली फिल्मों ने केवल ऐसी गतिविधि दिखाई थी जैसे कि शहर की सड़कों पर यातायात बढ़ रहा है। यह कोई कहानी नहीं थी और कोई संपादन नहीं था। 1899 में एडिसन ने एडविन स्टैंटन पोर्टर को किराए पर लिया और जल्द ही उन्हें अपने न्यूयॉर्क मोशन पिक्चर स्टूडियो का प्रभारी रखा। पोर्टर को आमतौर पर पहला अमेरिकी फिल्म निर्माता माना जाता है जिन्होंने फिल्म संपादन के साथ प्रयोग किया था। पोर्टर ने 1903 में एक अमेरिकी फायरमैन का जीवन बनाने से पहले कई छोटी फिल्मों पर काम किया, जिसमें से एक थी द ग्रेट ट्रेन डकैती। रेखीय या लीनियर वीडियो संपादन एक पूर्व निर्धारित क्रमबद्ध अनुक्रम में छवियों और ध्वनि को चुनने, व्यवस्थित करने और संशोधित करने के लिए एक वीडियो संपादन पोस्ट प्रोडक्शन प्रक्रिया है, जो एक वीडियो कैमरा, टेलीलेंस कैमकॉर्डर या एक वीडियो टेप रिकॉर्डर (वीटीआर) पर एक टेलीविजन स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था। एक गैर रैखिक या नॉन लीनियर संपादन प्रणाली NLE एक वीडियो, NLVE या ऑडियो संपादन NLAE डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन DAW प्रणाली है जो स्रोत सामग्री पर गैर विनाशकारी संपादन करती है। नाम रैखिक वीडियो संपादन और फिल्म संपादन के 20वीं सदी के तरीकों के विपरीत है। संपादक कहानी की निरंतरता के अनुसार दृश्यों का मूल्यांकन करता है और दृश्य चुनता है तथा रॉ फुटेज संपादित करता है और किसी भी रंग सुधार या अन्य वीडियो गुणवत्ता सुधार करने के लिए स्क्रीन पर इकट्ठा वीडियो टेप या मॉनिटर की समीक्षा करता है। विशिष्ट संपादनों के लिए ट्रिम्स या क्रॉप्स वीडियो सेगमेंट और अनुक्रम में अंतिम प्रोजेक्ट के मापदंडों के भीतर खंडों को पुनः जोड़ता है जो कहानी को अधिकतम प्रभाव के साथ प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए एक वीडियो संपादक को आधे घंटे के इन्फॉर्मेटिक बनाने के लिए 15 घंटे के वीडियो की समीक्षा करने के लिए कहा जा सकता है। पेशेवर डिजिटल संपादन सॉफ्टवेयर और उपकरणों का उपयोग करते हैं, जैसे एडोब प्रीमियर प्रो या एप्पल के फाइनल कट प्रो, एक वीडियो में संगीत, कथन और वार्ता और ध्वनि प्रभाव डालने के लिए। लोकप्रिय वीडियो संपादन अनुप्रयोग। प्रचलित लोकप्रिय वीडियो संपादन अनुप्रयोग इस प्रकार हैं: फाइनल कट प्रो, एडोब प्रीमियर प्रो, एविड, EDS, ऑटोडेस्क YKS, ऑटोडेस्क स्मोक और सोनी वेगास है। फाइनल कट प्रो मैक्रोमीडिया इंक और बाद में एप्पल इंक द्वारा विकसित गैर रैखिक या नॉन लीनियर वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों की एक श्रृंखला है। 2000 के दशक के प्रारंभ से ही फाइनल कट प्रो ने एक बड़ा और विस्तारित उपयोगकर्ता आधार विकसित किया है।
मुख्य रूप से वीडियो शौकीन और स्वतंत्र फिल्म निर्माता। यह फिल्म और टेलीविजन संपादकों के साथ भी जुड़ा था, जिन्होंने पारंपरिक रूप से एविड टेक्नोलॉजी के मीडिया संगीतकार का उपयोग किया था। फाइनल कट प्रो ने संयुक्त राज्य में पेशेवर संपादन बाजार का 49% हिस्सा बनाया। एडोब प्रीमियर प्रो एडोब सिस्टम द्वारा विकसित एक टाइमलाइन आधारित वीडियो संपादन ऐप है और एडोब क्रिएटिव क्लाउड लाइसेंसिंग प्रोग्राम के भाग के रूप में प्रकाशित किया गया है। यह एडोब क्रिएटिव क्लाउड का हिस्सा है, जिसमें वीडियो संपादन, ग्राफिक डिजाइन और वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम शामिल है। एविड टेक्नोलॉजी एक अमेरिकी प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया कंपनी है जो टीवी शो, फीचर फिल्म और विज्ञापन बनाने के लिए टीवी और वीडियो उद्योग में AVID उत्पादों का उपयोग किया जाता है। मीडिया संगीतकार एक पेशेवर सॉफ्टवेयर आधारित गैर रैखिक या नॉन लीनियर संपादन प्रणाली है। EDS PC कंप्यूटर चलाने के लिए एक वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर पैकेज है तथा विंडो EDS एक गैर रेखीय नॉन लीनियर संपादक NLE है, जो कि अधिकांश आधुनिक वीडियो प्रारूपों के साथ काम करता है। यह सॉफ्टवेयर 3D संपादन में सक्षम है। सॉफ्टवेयर उपकरणों का एक बड़ा संग्रह आता है। EDS मूल रूप से जापानी आधारित कैनोपस निगम द्वारा विकसित किया गया था और पहली बार 2003 में शुरू किया गया था। फ्लेम, फ्लिंट एंड इन्फर्नो सामूहिक रूप से IFF के रूप में जाना जाता है। सिलिकॉन ग्राफिक्स SGI से MIOS आर्किटेक्चर कंप्यूटर के लिए मूलतः बनाई गई कंपोजिटिंग और विजुअल इफेक्ट्स एप्लीकेशन की एक श्रृंखला है जो IRX चल रहा है। 1995 के मध्य तक फ्लेम दृश्य प्रभाव सॉफ्टवेयर में एक मार्केट लीडर बन गई थी। ऑटोडेस्क स्मोक गैर रेखीय या नॉन लीनियर वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर है जो फ्लिंट के साथ एकीकृत करता है। वेगास प्रो मूल रूप से ध्वनि फाउंड्री द्वारा प्रकाशित गैर रैखिक संपादन NLE के लिए एक वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर पैकेज था। फिर सोनी द्वारा अब मैगिक्स सॉफ्टवेयर GmbH द्वारा स्वामित्व और चलाया जाता है। मूल रूप से एक ऑडियो संपादक के रूप में विकसित किया गया, यह अंततः वीडियो के लिए एक NLE और संस्करण 2.0 ऑडियो से विकसित हुआ है। वेगास में असीमित पटरियों पर रियल टाइम मल्टी ट्रैक वीडियो और ऑडियो संपादन, संकल्प स्वतंत्र वीडियो अनुक्रमण, जटिल प्रभाव और कंपोजिटिंग टूल शामिल हैं। ध्वनि संपादन परिचय। ध्वनि एक फिल्म देखने के अनुभव के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक छवि को उसके साथ ध्वनि के आधार पर मूड, स्थान और संदर्भ की एक बहुत अलग भावना के साथ निवेश किया जा सकता है। एक फिल्म के मुख्य खिताब के साथ संगीत, जो अक्सर तालबद्ध रूप से शीर्षक जानकारी को अभिव्यक्त करता है, फिल्म की सामान्य मूड या स्वर को स्थापित करता है। आइकॉनिक साउंडट्रैक बेनामी फिल्म की शैली है। ध्वनि संपादन एक फिल्म के लिए ध्वनि बनाने और परिष्कृत करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। मिक्सिंग ध्वनि बढ़ाने और संतुलन बनाने की प्रक्रिया है। बड़ी प्रस्तुतियों पर ध्वनि संपादन विशेष ध्वनि संपादकों, संवाद, प्रभाव आदि द्वारा किया जाता है, जो चित्र संपादन में शामिल नहीं है। अद्वितीय बनावट और प्रभाव बनाने के लिए एक ध्वनि डिजाइनर लाया जा सकता है। ध्वनि ब्रिड्स एक दृश्य में या बाहर का नेतृत्व कर सकते हैं। ये तब होता है जब नए दृश्य की ध्वनि शुरू होने से पहले पिछले दृश्य से आवाज़ शुरू की जाती हो। वैकल्पिक रूप से वे एक दृश्य के अंत में हो सकते हैं, जब स्क्रीन पर छवि दिखाई देने से पहले अगले दृश्य की आवाज़ सुनाई जाती है। ध्वनि ब्रिज निरंतरता संपादन शैली में सबसे आम बदलावों में से एक है। ध्वनि पर एक असामान्य जोर देने के लिए निर्देशक काला करने के लिए लुप्त होकर छवि को छोड़ सकता है। छवि को मज़ेदार बनाने या दीर्घ अवधि के लिए अर्थहीन शॉट को पकड़कर रख सकता है। इसके अतिरिक्त ध्वनि चुप्पी के लिए एक नया मान देती है। ध्वनि के मौलिक गुण, इसकी पिच, मात्रा, रिवर्ब, टिकाऊ इत्यादि होता है। फिल्मों के सौंदर्य पर इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक फिल्म उस स्थान को रजिस्टर कर सकती है जिसमें आवाज़ उत्पन्न हो। इसका ध्वनि हस्ताक्षर या नाटकीय उद्देश्यों के लिए अन्यथा छेड़छाड़ की जा सकती है। भारी संगीत बैकग्राउंड कार्रवाई और बातचीत में कमजोरियों को छिपाने के लिए कवर कर सकते हैं।
लोकप्रिय ध्वनि संपादन अनुप्रयोग। ऑडेसिटी एक पूरी तरह से स्वतंत्र ऑडियो संपादक है, एक खुला स्रोत पहल का नतीजा है। ऑडेसिटी के सभी व्यावसायिक स्तर के सेटों के बावजूद मल्टी ट्रैक एडिटिंग और लाइव रिकॉर्डिंग के लिए समर्थन करता है। इसकी यूआई की सादगी बहुत प्रभावशाली है। ऑडेसिटी लोकप्रिय ऑडियो प्रारूपों को वेब और MP3 सहित समर्थन करता है, लेकिन आपको बाद के लिए एक अलग एनकोडर डाउनलोड करना पड़ेगा। FL स्टूडियो डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन है जो आपको मिक्स करने और संगीत को पसंद करने की सुविधा देता है। एक बात जो FL स्टूडियो बनाता है एक प्रभावशाली उपकरण इसकी नियमित अपडेट है, जिसके माध्यम से आप अत्याधुनिक सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास मल्टी टच समर्थन वाला मॉनिटर है तो ऑडियो संपादन की पूरी प्रक्रिया बहुत सरल होगी। एडोब ऑडिशन एडोब क्रिएटिव क्लाउड का एक हिस्सा है, और जब आप अपने संगीत परियोजनाओं के लिए पेशेवर स्तरीय संपादन करना चाहते हैं तो इस उपकरण पर भरोसा कर सकते हैं। एडोब ऑडिशन आपके लिए काम करने के लिए मल्टी ट्रैक एडिटिंग के साथ साथ गैर विनाशकारी संपादन या मिश्रण वातावरण जैसे शानदार क्षमता प्रदान करता है। एडोब ऑडिशन का नवीनतम संस्करण क्रिएटिव क्लाउड का हिस्सा है, जो 64 बिट अनुप्रयोग के रूप में उपलब्ध है, जो समर्थित सिस्टम में उन्नत प्रदर्शन प्रदान करता है। यह उपकरण एक यूआई के साथ आता है जो कि अन्य एडोब उत्पादों के समान है, और आप इसे शुरू कर सकते हैं जितना वास्तव में आप सोचते हैं। आज के व्याख्यान में हमने जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की वे हैं: मल्टीमीडिया का परिचय और परिभाषा, मल्टीमीडिया के तत्व, ध्वनि और वीडियो संपादन का परिचय, लोकप्रिय वीडियो और ध्वनि संपादन अनुप्रयोग। अब हम अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी सलाह और प्रश्न हमेशा आमंत्रित हैं। नमस्कार। Thank you.